नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो है मुग़ल वंश में हुमायूं और उसके पश्चात जो है द्वितीय अफ़गान वंश यानी शेरशाह सूरी को देखा था। और आज हम लोग जो है अपनी अगली सीरीज़ देखेंगे अकबर। और एक चीज़ मैं आपसे कह दूँ कि ये जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, आपका जो ये आगामी एग्ज़ाम होने वाला है आर.ओ. का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी भी पूरी कोशिश है कि जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म की और एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म किया, अब मैं पूरा मेडिवल और मॉडर्न ख़त्म करके जल्दी जल्दी आपको सारे स्टैटिक वाले कोर्स करा दूं, ताकि एग्ज़ाम से पहले हमारा ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपके लिए आसानी भी। तो देखिए, आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, मुग़ल वंश का जो तीसरा सम्राट होता है वो अकबर होता है, बादशाह, और सबसे महानतम मुग़ल बादशाह यही रहता है। इसका मूल नाम जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब इसकी देखिए कुछ प्रमुख उपाधियां हैं, जैसे इसे दक्षिण का बादशाह कहा जाता था, और ये भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुग़ल शासक को दक्षिण का बादशाह कहा जाता था, तो आपको याद रखना है कि वो अकबर था। उसके बाद इसे अर्श आशियानी की उपाधि दी गई थी। ये इसकी दो प्रमुख उपाधियाँ हैं। अब देखिए, जो अकबर का जन्म है वो अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ जन्म हुआ था, अब इस तरह के प्रश्न पूछे भी नहीं जाते। अब इसके बाद जो है इसका राज्याभिषेक जो हुआ वो कालानौर में हुआ, और कालानौर में इसका राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद जो है ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लेता है शासक बनने के उपरांत, और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। अब आप देखिए, इस तिथि को आपको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार देखिए 3-4 युद्धों को दे दिया जाता है इस तरह से, और उनके मिलान के लिए आपसे पूछा जाता है। तो यह युद्ध बेसिकली अकबर और इस्माइल शाह सूर के बीच हुआ था। इसमें अकबर का जो सेनापति था वो बैरम खान था, और जो इस्माइल शाह सूर का सेनापति था वो हेमू था। और इस युद्ध में हम जानते हैं कि नहीं, अकबर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहती है, उसके बावजूद वो जीत जाता है हेमू से, और उसके बाद पुनः जो है मुग़लों की सत्ता हिंदुस्तान पर स्थापित होती। अब इसके बाद जो देखिए 1560 से 64 के बीच का जो कार्यकाल होता है अकबर का, वो पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है, और इसे भी कई बार पूछा गया। इसी दौरान जो है महामनगा रहती है धाय माँ अकबर की, वो प्रधानमंत्री की भूमिका में रहती है। बैरम खान और धाय माँ का जो परिवार रहता है, जिसे अतका खैल कहा जाता है, वो बहुत प्रभावी रहता है। लेकिन जब अकबर थोड़ा मजबूत होता है शासक के तौर पर, तो वो पेटीकोट सरकार को बर्खास्त करता है और पूरी सत्ता जो है स्वयं में ले लेता है। इसके बाद उसने कुछ प्रमुख अभियान किए हैं, उसकी जो विजय हैं, और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में क्या है कि कई बार आपसे इन विजय अभियानों के बारे में और उनसे संबंधित कूट बना के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं 2 एंगल से। और उसके बाद कई बार ये दे दिया जाएगा कि युद्ध के नाम दे दिए जाएंगे और उनका वर्ष दे दिया जाएगा, और उसमें से कोई एक मिसमैच होता है, वो पूछ लिया जाता है। तो जो कुछ प्रमुख अभियान रहे उसको देख लेते हैं, और आप इसको याद भी करिए। तो देखिए, पहला प्रमुख अभियान अकबर का जो है वो 1562 में मालवा और मेड़ता के खिलाफ होता है। मालवा का जो शासक होता है वो बाज बहादुर रहता है, और उसकी जो रानी रहती है वो रूपमती रहती है। जब मैंने आपको क्षेत्रीय राज्य पढ़ाया था तो उसमें मालवा के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वही मालवा है ये। और मालवा विजय कर लेता है, और रूपमती जो है वो अपना जौहर कर लेती है, और उसके बाद जो बाज बहादुर है ये पकड़ा जाता है। और फिलहाल हालांकि पकड़े जाने के बाद जो है इसे मुग़ल दरबार में मनसबदार बना दिया जाता है, और ये एक अच्छा गायक रहता है। तानसेन के अलावा इसका भी एक स्थान रहता है मुग़ल संगीतकारों में। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख अभियान है 62 के बाद 1564 में, ये देखिए प्रमुख महत्वपूर्ण अभियान है, और ये सन आप जरूर याद रखिए, गढ़कटंगा का होता है, क्योंकि अक्सर ये पूछा गया है मिलान में। गढ़कटंगा में जो है रानी दुर्गावती रहती हैं, और वो लड़ते हुए मारी जाती हैं, और ये इनका राज्य जो है अकबर द्वारा मिला लिया जाता है मुग़ल वंश में। फिर 1559 में मेवाड़ का युद्ध होता है। फिर 1569 में रणथंभौर और कालिंजर का विजय अभियान किया जाता है। फिर 1570 में जोधपुर को जीता जाता है, उसके बाद बीकानेर को, ये दोनों एक ही वर्ष में जीते गए। फिर 1572 में प्रसिद्ध जो है गुजरात का अभियान होता है, और इसी गुजरात के अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया जाता है। और ये भी सीधे सीधे पूछा गया है कि किस अभियान के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया, तो आपको याद रखना है कि गुजरात अभियान के बाद। फिर 1576 में देखिए राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और ये बहुत प्रसिद्ध अभियान रहता है, आप सबको पता है। हालांकि यह अनिर्णित रहता है, और इसी हल्दी घाटी के साल जो है बंगाल और बिहार पर भी विजय प्राप्त करता है अकबर। फिर 1582 में काबुल का अभियान, 1585 में कश्मीर का, ये भी देखिए बहुत पूछा गया है।
फिर 1591 सिंध, 1592 में उड़ीसा का अभियान, 1595 में कंधार जीता जाता है और इसी वर्ष जो है बलूचिस्तान जीता जाता है। तो ये देखिए उत्तर और पश्चिमोत्तर के जो क्षेत्र थे उनकी तिथियां और उनसे संबंधित क्षेत्र थे। फिर 3 अभियान अकबर द्वारा दक्षिण में किए जाते हैं। पहला जो अभियान रहता है वो खानदेश के विरुद्ध रहता है 1591 में, दूसरा 1595 में अहमदनगर के विरुद्ध, और फिर तीसरा असीरगढ़ में 1601 में होता है। और ये असीरगढ़ का जो विजय अभियान है ये अकबर के जीवन की अंतिम विजय रहती है। और आप जानते हैं कि 1605 में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आखिरी लड़ाई जो है अकबर द्वारा भी जीता गया जो क्षेत्र है वो असीरगढ़ रहता है। और इस असीरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था, चूँकि असीरगढ़ का किला बहुत ही मजबूत माना जाता था उस समय में और किसी भी शासक के लिए उसको जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो बहुत लंबा घेरा डालने के बाद भी ये नहीं खुलता है। तो जो मुख्य द्वारपाल रहता है अकबर द्वारा उसे बहुत सारा धन दे दिया जाता है और लालच में आके उसने मुख्य द्वार खोल दिया और असीरगढ़ पराजित होता है। फिर देखिए कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उसको देखते हैं। तो एक विद्रोह है अब्दुल्ला खां उज़्बेक का अकबर के समय, उसके बाद दूसरा है आसफ़ खां का विद्रोह, फिर तीसरा रोशनाई और यूसुफ जइयों का विद्रोह है और यह विद्रोह जो है अफ़गानिस्तान में होता है। तो ये 3 प्रमुख विद्रोह हैं जो आपको याद करने चाहिए क्योंकि ये अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। फिर अकबर द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे उसका भी सन वाइज आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो दास प्रथा की समाप्ति है सर्वप्रथम 1562 में अकबर द्वारा पहला किया गया कार्य ये है। उसके बाद जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में होती है। फिर जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में। इन तिथियों को आप क्रम से याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए। फिर घोड़ों को दागने की प्रथा जो है 1573 और 74 में शुरू होती है। फिर इतिहास लिखने के लिए सर्वप्रथम एक विभाग की स्थापना 1574 और 75 में की जाती है। फिर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 में होती है। प्रांतों का जो विभाजन होता है 12 प्रांत अकबर विभाजित करता है, विभाजन के दौरान बनते हैं। और आईने दहसाला प्रणाली जो टोडरमल प्रणाली भी कहलाती है उसको जो लागू करने का वर्ष है वो 1580 है। फिर देखिए इलाही संवत जो फसली संवत है उसके लिए यह प्रयोग किया जाता था 1583 और 84 में। फिर भूमि को मापने की पद्धति गजे सिकंदरी का पहले हम लोगों ने प्रयोग देखा था, उसके उपरांत अकबर के समय गजे इलाही आती है और इसका इस्तेमाल 1588 में शुरू होता है। फिर सती प्रथा पर रोक या प्रतिबंध 1591 में लगाया जाता है। तो ये कुछ विशेष कार्य थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको फिर अगर ये मिलते हैं तो आप आसानी से इसको कर लें। अब इसके बाद देखिए कुछ धार्मिक कार्य हैं अकबर के, उसे देखते हैं। तो इसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण कराया ताकि सभी धर्म के लोगों से बातचीत कर सके और सभी धर्म के मर्म को वो समझ सके। तो इसका निर्माण 1575 में होता है। और उसके बाद देखिए 1578 में इसे धर्म संसद का रूप दे दिया जाता है, मतलब कि विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरु थे सबको वो आमंत्रित करता है और वाद विवाद करवाता है और सारे धर्मों को समझने का प्रयास करता है। तो ये 1578 में होता है। किंतु जब वो देखता है अकबर कि ये बहुत सफल नहीं हो रहा है मामला, तो 1582 में वो इसे पूर्णतः बंद कर देता है। आंशिक रूप से 1581 में ही बंद होता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये 1582 में बंद हो जाता है। अब किस धर्म के धर्मगुरु ने इसमें भाग लिया था वो भी परीक्षा में पूछा गया, तो उसको भी देख लीजिए। जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे उसमें पुरुषोत्तम और देवी पंडित, पारसी धर्म में दस्तूर जी मेहर जी राणा, जैन धर्म में हरिविजय सूरी, ईसाई धर्म में फादर इक्वाविवा और मानसराट, इन लोगों ने जो है इस इबादत खाने में हिस्सा लिया था और यहाँ वाद विवाद किया था। अब अकबर के काल में देखिए कुछ प्रमुख यात्री हैं, विदेशी यात्री जो आए रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो इन विदेशी यात्रियों में सबसे पहले थॉमस स्टीवेंस नाम का एक यात्री आता है। उसके बाद देखिए एक अकबर के काल में बहुत प्रसिद्ध यात्री जो सबको याद भी रहता है, राल्फ फिंच, ये आया था। फिर 3 विदेशी यात्री एक साथ आते हैं, उनको देखते हैं, जिसमें न्यू बैरी एक विदेशी यात्री रहता है और इसके नेतृत्व में 2 और विदेशी यात्री आए रहते हैं, फिच जेम्स स्टोरी जिसका काम चित्रकारी का रहता है, यानी यह चित्रकार रहता है, और विलियम लीड्स जो रत्न विशेषज्ञ यानी जौहरी रहता है। और इसी विलियम लीड्स ने जो है वो अकबर के दरबार में नौकरी भी कर ली रत्न विशेषज्ञ की। तो आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे फिर कभी मिल जाए ये प्रश्न। फिर जॉन मिल्डेन हॉल एक यात्री रहता है और एक यात्री गोल्डी, ये भी देखिए मुझे लगता है कि राल्फ फिंच बहुत कॉमन था और थॉमस स्टीवेंसन, इसके अलावा जो मुझे लगा कि बहुत प्रमुख
यात्री रहे अकबर के टाइम में आए हैं, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। फिर देखिए अकबर द्वारा कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी किए गए, अब उसको देख लेते हैं। इसने सती प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, विधवा विवाह को मान्यता दिया और लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की उम्र को तय किया। लड़कों के लिए 16 साल, लड़कियों के लिए 14 साल। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो आपसे रीजनिंग और सर्सन वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, या कूट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। फिर इसने अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की थी, और इसके अलावा लड़के और लड़कियों को उनकी सहमति लेने की बात भी अकबर द्वारा की गई थी। तो देखिए किस तरह के इसने प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि उस ज़माने में विवाह की उम्र तय करना और अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देना, ये सब बहुत बड़े कदम थे अकबर के। और इन्हीं स्टेप्स की वजह से और सुधारों की वजह से ही अकबर को महान का दर्जा दिया गया है। और ये आज अकबर की क्लास थी अकबर पे, जो मुझे लगा कि प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको दे दी। आप लोग भी अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूती के साथ करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत दिन है नहीं, हो सकता है जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए जैसी संभावना बताई जा रही है। तो हम लोग जो है मिलजुल के इसको करते रहेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।